नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आज बात करेंगे यूपी से दिल्ली तक प्रदूषण की मार। और अब बात यूपी से दिल्ली तक प्रदूषण की मार। हम बात करें इस खामोश कातिल की जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन हर पल हमारे फेफड़ों को काट रहा है। यूपी से लेकर दिल्ली तक हवा जहरीली हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लाखों लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और दिल्ली, पूरा एनसीआर धुंध में नहीं, शहर में डूबा हुआ है। नोएडा का AQI 360, सेक्टर 125 में 382, सेक्टर 116 में 395, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 5 403 AQI। दिल्ली के कई इलाके सीवियर यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी में है। यूपी के कई शहर बेहद खराब कैटेगरी में। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक अलार्म है, ये चेतावनी है कि आज हवा मौत बन चुकी है। हमारे बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्गों की सांसें अटक रही हैं, स्कूलों में मास्क वापस आ रहे, अस्पताल में OPD भर रहे हैं और हम एक ऐसे आधुनिक देश के नागरिक हैं, हवा को छान कर, फिल्टर लगाकर, मशीनों के सहारे सांस लेने पर मजबूर है। सवाल है कि हर साल ये जहरीली हवा आखिर आती कहां से? सवाल है कि यूपी से दिल्ली तक जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही, किसकी असफलता? क्या सिर्फ मौसम दोषी है? क्या सिर्फ पराली दोषी है? क्या सिर्फ वाहन, या हम सब इस विनाश में बराबर के भागीदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक हर सर्दी हम इस गैस चैम्बर में कैद रहेंगे? कब तक सरकारें मीटिंग करेंगी और लोग मास्क पहनकर घरों में बंद रहेंगे? कब तक बच्चे अस्थमा और एलर्जी झेलेंगे? कब तक फेफड़े धुआं पिएंगे? सवाल है सरकार से, सिस्टम से, विशेषज्ञों से और नागरिकों से। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सारिका गुप्ता, संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीष तिवारी, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष से करते हैं। मनीष, अगर हम बात करें तो यूपी की आबोहवा भी कई शहरों में खराब चल रही है। ठंड शुरू होते ही हालात ये हो गए हैं कि लोगों को मास्क पहनकर घर से निकलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के फेफड़े इफेक्ट हो रहे हैं, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या जो है उत्तर प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है और कई जिले ऐसे हैं जिसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर पॉल्यूशन की इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वहाँ के लोगों को वहाँ पर रहना और बड़ा दुश्वार हो चुका है। जिस प्रकार से जो डॉक्टरों के द्वारा भी गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, साफ तौर से उनका कहना है जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनका बहुत ही ध्यान रखने वाला है। अगर देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी हुई, जिस प्रकार से पॉल्यूशन की वजह से जो है स्किन की प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। इस समय लखनऊ में काफ़ी छोटे बच्चों को जो है स्किन की प्रॉब्लम जिस प्रकार से पॉल्यूशन का कारण बताया जा रहा है, साथ ही साथ जो है जो मौसम का बदलाव है, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है पॉल्यूशन जो है लोगों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन चुका है। और जिस प्रकार से डॉक्टरों का साफ तौर से कहना, जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो है कम से कम घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें। और जिस प्रकार जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी जो है डॉक्टरों के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई। जिस प्रकार से अगर देखा जाए NCR से लेकर दिल्ली NCR से लेकर के अगर यूपी से जुड़े हुए जितने भी, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सभी जगहों पर यही स्थिति है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है कि क्या करेंगे, किस प्रकार से पोल्यूशन को जो है कम उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन हालांकि अब ये देखना है केंद्र सरकार जो है उनके सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस में क्या जवाब देता है। जिस प्रकार से ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के जो है सरकारें बयान जरूर दे रही कि हम प्रॉब्लम को दूर करेंगे, पोल्यूशन की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, लेकिन अभी कहीं से कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार से लगातार जो है पोल्यूशन जो है यूपी जो NCR से जुड़े हुए जिले हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जिले हैं जैसे लखनऊ, कानपुर है, ये सभी पोल्यूशन के अंतर्गत जो है काफ़ी प्रॉब्लम के अंतर्गत चल रहे हैं। अब ये देखना है सरकार इस पर अगला कदम क्या उठाती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। जी
ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। सारिका गुप्ता हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई है। सारिका, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके की स्थिति जो है वो कानपुर में है? बिल्कुल यशी, मैं बता दूं, अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर में भी प्रदूषण का, जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रदूषण का जो कहर है वो कानपुर शहर में भी दिखाई देने लगा है लगातार, क्योंकि AQI बढ़ रहा है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर भी AQI बढ़ रहा है, तो उसके बाद जो है ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। हालांकि अभी ये 260 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर भी पोल्यूशन जो है हर बार की तरह इस बार भी होता है। और ठंड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, वैसे ही सुबह धुंध होती है और धुंध के साथ साथ जो कोहरा होता है और कोहरे में जो गंदगी या प्रदूषण के कण होते हैं वो मिल जाते हैं। तो अब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, हालांकि काफी बीमारियां हो रही हैं इससे। ठंड क्योंकि बढ़ गई है, लोगों को अब दिन में गर्मी लगती है और शाम को हवा चलती है, तो ठंड का कहर भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लगातार बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और बीमारियों के चलते जो है लोगों को सांस की और चेस्ट की, मतलब हृदय रोग की से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे ज्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं। और ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर भी मरीजों का जो जमावड़ा है वो दिखाई देने लगा है। और ऐसे में एक स्किन की भी एलर्जी जो होती है वो लोगों को सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि प्रदूषण इस बार कहा जा रहा है कि ज्यादा होगा। दिवाली के आसपास तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और उसके बाद जो लोग वाहन यूज करते हैं, वाहन से जो प्रदूषण निकलता है वो वायुमंडल में घुल रहा है और कहीं ना कहीं ये जहरीली हवा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि शासन और प्रशासन ने दावे किए हैं कि इस बार जो है कानपुर का जो प्रदूषण है उसको पर लगाम कसी जाएगी। हालांकि जो नगर निगम है वो जो उसके पास गाड़ियां हैं उनसे सड़कों पर फव्वारे के रूप में बारिश करवा रहा है, ताकि जो प्रदूषण हवा में घुल गया है वो जमीन पर बैठ जाए, लोगों की गिरफ्त में ना आए। और वहीं पर अगर बातचीत करी जाए तो जो अलाव की व्यवस्था हर बार नगर निगम द्वारा कराई जाती है वो इस बार नहीं कराई जाएगी। इस बार नगर निगम ने कहा है कि अलाव की जगह वो हीटर लगवाएंगे और उनसे जो है ना गर्मी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि अलाव जलाने से जो लकड़ी होती है उससे धुआं निकलता है और वो धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो एक बार ये पहल भी अब नगर निगम द्वारा शुरू करने जा रहे हैं कि अलाव की जो लकड़ी है वो अब नहीं जलाई जाएगी। वहीं अगर बातचीत करी जाए तो नगर निगम ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ठंड को देखते हुए भी और प्रदूषण को देखते हुए भी। हालांकि मरीजों का जो जमावड़ा है वो अस्पतालों में उमड़ रहा है और ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी लगातार लोगों से ये गुहार लगा रहा है कि घरों के बाहर निकले तो अपने आप को मास्क लगाकर निकले, ऐसे जगहों पर कम जाए जहां पर प्रदूषण ज्यादा हो। और वहीं मौसम विभाग द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि ठंड का इस बार कहर सबसे ज्यादा होगा और ऐसे में बीमारियां भी बहुत सारी होंगी। यशी, ठीक है सारिका, वापस आएंगे आपके पास। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले नोएडा की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही बहुत खराब श्रेणी में इनका AQI दर्ज किया गया है। यही बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो AQI लेवल जो है वो पहले से यहाँ बढ़ा हुआ था, लेकिन जब से जैसे सर्दी चालू हो रही है, सुबह शाम सर्द हो रही है, तो देखा जाए तो वही अगर देखा जाए तो एक बार कोहरे का भी जो है कोहरा भी दस्तक दे चुका है। सुबह सुबह जो है हल्का फुल्का कोहरा होता है, जिसकी वजह से AQI लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। बीच में थोड़े दिन के लिए घटा था, लेकिन उसके बाद भी दोबारा जो है AQI लेवल जो है दोबारा जो है बढ़ रहा है, जिसको लेकर के यहाँ मौसम विभाग ने कई एडवाइजरी जारी कर रखी। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा तैयारी की गई है, जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं जो धूल मट्टी वाले जगह है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन पीरियड बिल्डिंग है या जो फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, उनको नोटिस दिया गया है कि वो अपनी फैक्ट्रियों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करें। और वहीं जो धूल मिट्टी वाली या कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही थी उन पर रोक लगा दिया गया है, जिसको लेकर के AQI लेवल को जो है घटाया जा सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदूषण का लेवल जो है वो प्रदूषण लेवल 360 से आंका गया है, जिसको लेकर के जो है यहाँ की हवा जो है काफी जहरीली है। वही मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम में है वो जगह जगह जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण से जो स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है, जो सबसे ज्यादा सांस के मरीज है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि बाहर ना निकले, ज्यादा जरूरत ना है
बाहर निकलते भी हैं, यानी अपने आप ही ज्यादा से ज्यादा पानी से अपने आप ही ऊंचाई लेवल जो जो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उससे जो है अपने आप भी जो है सुरक्षित रहे, जिसके लेकर के सुबह सुबह मॉर्निंग जो जा रहे थे लोग, वो तो लगभग लगभग बहुत दिखाई दे जाना बंद कर दिया है। खास करके जो बुजुर्ग है वो तो बिल्कुल मॉर्निंग चल रहे हैं। देखा जाए, खास करके जो ज्यादा दिक्कतें हो रही है स्कूल से सुबह जाने वाले बच्चों की, जो सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, सुबह सुबह का जो है यूपीआई लेवल, और दूसरा ठंड, तो कहीं ना कहीं देखा जाए हवाएं चलने लगी है तो फिसलन भी बढ़ी है, जिसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपने आप में ही सुरक्षित रहने के लिए उनको एडवाइजरी जारी की जा रही है, की तरफ से जारी की जा रही, प्राकृतिक की तरफ से जो है की तरफ से टीमें लगाई गई नियंत्रण पाने के लिए कोशिश तो की जा रही प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो है वो पूरी तरह से सख्त बना हुआ है यहाँ का। जैसी ठीक है, अशोक द्विवेदी जी वापस आएंगे आपके पास। जयवीर मावी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी आबो हवा काफी खराब है, क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ऐसे गाजियाबाद जो शहर है वो काफी प्रदूषित शहरों की गिनती में आता है और देश में 6ठे नंबर पर भी रहा और प्रदेश में पहले नंबर पर। गाजियाबाद नगर निगम की बात करें, जिला परिषद जो नगर पालिकाएं हैं उनकी बात करें, हालांकि सड़कों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है, लगातार पानी के जो टैंकर हैं तो सड़कों पर छिड़काव कर रहे हैं, जो नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गाजियाबाद के लोनी की बात करें तो हजारों की संख्या में जो अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें तार जलते हैं, तार तमाम तरह की जो प्लास्टिक है वो जलाई जाती है, जिसके चलते यहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वही जो सड़कों की बात करें, सड़कों पर धूल भरी हुई है, सड़कें खुली पड़ी हैं, जिसके चलते भी प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जनपद गाजियाबाद में देखने को मिलेंगी, जिसके कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन केवल जो इकाइयां हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इनको निर्देशित करता है कि वो प्रदूषण से मुक्ति के उपाय करें, लेकिन तो ये सभी जो चीजें हैं जो नगर पालिका है, नगर निगम से, ये केवल पानी के छिड़काव से आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाई तो सड़कों पर धूल, सड़कों पर जो वाहनों के जो जाम है वो एक बड़ा कारण है। उसके साथ साथ जो अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां हैं जिनमें प्लास्टिक जलती है, तमाम तरह के जो अवैध कार्य होते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, इसके चलते लगातार यहाँ की आबो हवा खराब हो चुकी है। और कहें तो अब गाजियाबाद एक गैस चैम्बर के रूप में बना हुआ है, लगातार यहाँ पर जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही, चाहे गले की खराबी हो या अन्य तमाम बीमारियां जहाँ पर लोगों को हो रही है। प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल, सभी जगह पर जो बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग और बच्चे खासतौर पर प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सर्दी के मौसम में कुछ एक्यूआई के स्तर में जो जिस तरह से जो बढ़ोतरी होती है वो होती है, सामान्य तो होती है, लेकिन जनपद गाजियाबाद में असामान्य तरीके से यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि प्रदूषण विभाग की बात करें तो प्रदूषण विभाग लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें अन्य मशीन लगाने के लिए जगह चाहिए, यानी कि लगभग 6 मशीनें गाजियाबाद में और ऐसी लग रही है जो एक्यूआई के स्तर को बताएंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता है, वहां से प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो सही नहीं आ पा रहा है। लोनी में जो प्रदूषण की स्थिति है वो इतनी खराब है कि आप सड़कों पर चल नहीं सकते, धूल भरे गुब्बार, ये कहें तो जो दुपहिया वाहन चालक है उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति जो थोड़ी देर में ही धूल से परेशान होता है, और लेकिन मजबूरी के कारण निकलना भी पड़ता है। हालांकि डॉक्टरों की बात करें तो उनका कहना है कि सड़क पर निकले तो मास्क लगाकर निकले, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जो मास्क है वो भी कहीं ना कहीं आपके लोग लगाते हैं, हेलमेट भी लगाते हैं। जयवीर वापस आएंगे आपके पास। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्यूआई अलग अलग शहरों में अलग अलग दर्ज किए जा रहे हैं, खराब श्रेणी में, बहुत खराब श्रेणी में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो एक्यूआई खराब हो रहे हैं, इसका असर किस तरीके से लोगों पर पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्यूआई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका जो मापदंड है जो हम लोग देखते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे देखते हैं और कुछ गैसेस पे देखते हैं। जहाँ तक हम लोग का मेन कंसंट्रेशन रहता है वो 2.5 माइक्रोन या उसके नीचे पार्टिकल्स पर होता है। कुछ पार्टिकल्स जो अल्ट्रा फाइन होते हैं वो बिल्कुल फ्यूम्स की तरह, गैस की तरह नाक के द्वारा आ जाते हैं और ब्लड में बिल्कुल एयर की तरह चले जाते हैं और ब्लड में घुल जाते हैं, और इनका प्रभाव
धमनियों से होकर, जो आर्टरी से होकर के आपके हार्ट पे, किडनी के, ब्रेन में होता है। इसीलिए इस मौसम में, दिवाली के बाद से जब ठंडक शुरू होती है, तो मैक्सिमम आपको हार्ट अटैक दिखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाएगा, ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी, सेरिब्रल स्ट्रोक यानी कि मिर्गी के झटके या फिर ब्रेन स्ट्रोक, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पोल्यूशन का प्रभाव पूरे फेफड़े के अलावा और भी ऑर्गन्स में पड़ता है। जो स्पेशली वो लोग जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कत, किडनी और रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव, और जो बच्चा उनके यूट्रस में है, भ्रूण में पल रहा है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। उनकी मेंटल स्टेज, उनकी ग्रोथ, इन सारी चीज़ों का जो अभी एक्सपोजर बच्चों पे हो रहा है, जो बच्चे इंट्रायूट्राइन है, उनको पूरी लाइफ उनका ग्रोथ रिटार्ड होगी, उनका मेंटल लेवल फर्क होगा, उनकी एंजाइटी लेवल, बच्चों की, इन सारी चीज़ों का प्रभाव आने वाली जनरेशन पे पड़ रहा है। तो ये दायित्व तो हमारा और गवर्नमेंट सबका है कि हम पोल्यूशन को ना बढ़ने दें। अब बात करते हैं कि वो पेशेंट जो सांस के पेशेंट हैं, जिनको सीओपीडी है, कोविड के बाद में, पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के पेशेंट अभी भी जूझ रहे हैं इस चीज़ से कि उनको लंग की फाइब्रोसिस हो गई है। ये पोल्यूटेंट्स आपके नाक के द्वारा जाते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी सांस की नली, छोटी सांस की नली, और जाके एल्वोलाई में इंटरेक्ट करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, जब ये पोल्यूटेंट्स जाते हैं तो वहाँ पे आपका लोकल इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन, वायरल और निमोनिया होने का डर फैल जाता है। उसके अलावा सांस के मरीजों में एकदम से अटैक पड़ता है, सांस के लोगों को इस समय अटैक ज़्यादा पड़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आईसीयू में मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। उसके अलावा हार्ट के पेशेंट में, और जो आपको बताया कि सारे ऑर्गन में इसका प्रभाव होता है, स्पेशली हम बात उनकी करना चाहेंगे जो ठंडक के मौसम में कमरा बंद करके, खिड़कियां बंद करके, या तो प्लास्टिक जलाते हैं, टायर जलाते हैं, कागज जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। उससे बंद कमरे में अक्सर हमने सुना होगा, न्यूज़ में आता है कि बुजुर्ग थे या पूरी परिवार सोते हुए मृत पाया गया सवेरे। उसका कारण है कि जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो गैसेस निकलती हैं, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वातावरण में घुल करके ऑक्सीजन की कमी या पूरी भी होती तब भी वो खून में जा करके ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती हैं, और कम ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। तो अगर ठंडक के समय एक तो इन चीज़ों को उपयोग न करें, ज्वलनशील चीज़ों को उपयोग न करें, थोड़ी सी खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, कोशिश ये करें उन हीटर्स का भी प्रयोग न करें जो कमरे की ऑक्सीजन ले रहा है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स को बंद कमरे में अवॉइड करें, ये ना लें। उसके अलावा वो लोग जो कि ये उनकी जो भ्रांतियां हैं कि सिगरेट पीने से गर्मी आ जाती है, अल्कोहल लेने से गर्मी आ जाती है, पूर्णतः फर्क है। सिगरेट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, और लोकल इन्फ्लेमेशन और सांस का अटैक प्रोड्यूस करता है। जो अल्कोहल है, शुरू में तो 1 या 2 पैक में लगता है कि हमें गर्मी आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जो आपकी अपनी गर्मी है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो भी लूज कर जाते हैं, और निमोनिया होने का डर हो जाता है, या और चीज़ें होती है। और कभी कभी हम लोग ज़्यादा गर्मी के लिए बहुत जल्दी जल्दी अल्कोहल का उपयोग कर लेते हैं, और धीरे से हम लोग को ये होती है कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, और जो पानी या नाली या कहीं पे गिरते हैं वो पूरा हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं, या वोमिट करते हैं, वो भी हमारे लंग में चले जाता है, वो भी एक जानलेवा कारण हो सकता है। तो ये कुछ राजेश जी वापस आएंगे आपके पास, और इस पर पर आगे और भी बातचीत करेंगे विस्तार से। और बात कर रहे हैं यूपी से दिल्ली तक प्रदूषण की मार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं यूपी से दिल्ली तक प्रदूषण की मांग। चर्चा इसी पर जयवीर मावी का रुख करते हैं। जयवीर, जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वही नगर निगम और नगर पालिका जो क्षेत्र है
वहां पर जो पानी का जो छिड़काव है, जो सड़कों पर वाटर जो ट्रक है, जो पानी के ट्रक है, वो छिड़काव लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें, इसके अलावा और कोई ऐसे संसाधन यहाँ पर नहीं अपनाए जा रहे जिनके चलते जो प्रदूषण का स्तर है उस पर नियंत्रण किया जा सके या प्रदूषण को कम किया जा सके। तमाम जो ऐसी औद्योगिक इकाई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो प्रदूषण फैलाती है। पहले जो नगर पालिका या जिलाधिकारी या तहसीलदार की हम बात करें, तमाम लोग थे जो ऐसी प्रदूषणकारी इकाइयों पर छापेमारी करते थे, उन्हें बंद भी करते थे। लेकिन अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगातार जो अवैध फैक्ट्रियां हैं उनका जो जंजाल है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे जींस रंगाई की फैक्ट्रियां हो या केमिकल की फैक्ट्री। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक की अगर हम बात करें प्रदूषण के स्तर पर, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनमें प्लास्टिक के जो तार जो जलाए जाते हैं, छीले जाते हैं, उसके साथ साथ प्लास्टिक दाना बनाने, पन्नी जलाने का ऐसा जो कबाड़ होता है, जो सड़कों के किनारे लोग फेंक जाते हैं, जो वेस्टेज है, और फिर वही लोग उसमें आग भी लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गाजियाबाद में देखने को मिलती है जिनसे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और लोग काफी परेशानी के हालत में शिकायत भी करते हैं। लेकिन वो शिकायत केवल कौन तक या फिर अधिकारियों को कहें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते लोगों ने अब शिकायत भी करना बंद कर दिया। वहीं जो सड़कें हैं, तमाम सड़कें गाजियाबाद में खुली हुई हैं जिन पर कार्य चल रहा था और उन पर अब धूल मिट्टी के चलते जो वाहन चालक है, तमाम बड़े स्तर पर वहां धूल उठती है, जिससे जो धूल वो आसपास के जो घरों में घुसती है या फिर कहीं तो आसपास वो धूल हवा में चलती है, जिससे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को जिला प्रशासन को देखना चाहिए, ऐसी जो इकाइयां हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो धूल भरे इलाके हैं, जो देहात क्षेत्र में भी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर खुदाई हुई है, वहां पर कोई छिड़काव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं चाहे देहात हो या शहर हो, सभी जगह पर प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों में तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। तमाम लोग इस मामले को लेकर, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले डोली के टीला गांव में प्रदर्शन भी किया गया। जयवीर जी के वापस आएंगे, राजीव जी का रुख करता है। राजीव जी, देखिए जो चेस का प्रॉब्लम है लोगों को, या जिस तरीके से आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इन समस्याओं को समझ कैसे सकते हैं? क्योंकि देखिए बच्चों का स्कूल टाइमिंग्स है या वो सुबह को जाते हैं, तो अभी उनके लिए प्रायोरिटीज़ में क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं? फिलहाल पोल्यूशन तो जब कम होगा तब कम होगा, लेकिन अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेके चलना चाहिए? अनम्यूट कीजिएगा सर। जो पेशेंट एजमेटिक है, जिनको सांस का अटैक पड़ता है या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉर्निंग वॉक तो करें लेकिन सनराइज के साथ में करें। अगर सूरज निकलने के बाद वायुमंडल का पोल्यूशन कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने पे, अंधेरे पे वो नीचे बिल्कुल अर्थ के पास आ जाती हैं, तो पोल्यूटेंट्स हम लोग ज़्यादा लेते हैं। और कोशिश करें रोड पर न दौड़ें, ग्राउंड पे जाकर के पार्क में अंदर की तरफ जाएं, जो कि रोड साइड में उसका जब वॉक कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जाएं, जो कि डायरेक्ट पोल्यूशन का इफेक्ट ना हो। उन लोगों को, प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करना है। अगर पोल्यूटेंट्स एरिया में जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो अपने मास्क को लगा के चलें। स्पेशली जो ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं या फिर जो टेम्पो या 3 व्हीलर चलाने वाले हैं, वो चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मास्क का उपयोग करें। दूसरी चीज़ें हैं, सांस के पेशेंट का इस समय अगर प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उस समय अगर 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो रही है, आप दवाइयों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी दवाई का उपयोग करें। इन्हेलर्स नुकसान नहीं करते हैं, आदत नहीं पड़ती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये गोलियों का 1/7 हिस्सा है, इसलिए इन्हेलर नेबुलाइजर को आप इसको अवॉइड ना करके एस्थमा को उस समय कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिम्टम्स खत्म होने के बाद भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि दवाइयाँ आप रोक देते हैं, फिर जब दिक्कत होगी तब लेंगे। जैसे डॉक्टर बता रहा है, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं लेकिन सांस की नली का इन्फ्लेमेशन नहीं खत्म हुआ, वायुमंडल का पोल्यूशन नहीं खत्म हुआ है। हम इस समय एसिम्प्टोमेटिक हो गए, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन वो पोल्यूटेंट्स जाकर के फिर से अटैक कर सकते हैं। जो हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, इस समय अपने चेकअप रेगुलर कराएं, हार्ट के डॉक्टर से मिलें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि जहाँ शक्कर ज़्यादा होगी वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो गए। शक्कर के ऊपर कीड़े मिलेंगे, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा आपको खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, सांस का अटैक हो रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे इलाज करवाएं। अगर आपको सांस के लिए अपने घर पे इन्हेलर्स या उन चीज़ों का, रेस्क्यू मेडिसिन का हमेशा इंतजाम रखें। कभी आपको अटैक हो रहा है तो फ़ौरन आप उसका इलाज करें। अगर आपके पास इन्हेलर्स नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, तो बेस्ट
पैनिक ना करें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में ना हो, आराम से झुक के बैठ जाएं, उस पोस्चर में बैठें, उस तरह से बैठें जो आपके लिए सबसे आरामदायक है। भीड़ के बीच में ना हो, खुली हवा में चले जाएं और अर्लीस्ट अपने आप को किसी डॉक्टर या आसपास के अस्पताल में ले जाकर के अपना इलाज करवाएं। तो जरूरी है इन चीज़ों का उपयोग करें। सोते समय जैसा कि हमने कहा है, कमरे को वेंटिलेट रखें, कोई चीज़ जला करके उपयोग ना करें। स्किन इस समय ड्राई हो जाती है, स्किन का आप विशेष ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। ठंडक के समय पे हम लोग कम पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 से 1.25 लीटर पानी या लिक्विड किसी माध्यम से लेते रहें। बहुत एक्सेसिव कॉफ़ी का उपयोग ना करें। कॉफ़ी का आप मान के चलिए कि सवेरे 10 बजे जो कॉफ़ी लेंगे उसका 50% मात्रा रात को 10 बजे होती है, यानी उसका हाफ लाइफ करीब 12 घंटे होता है। तो 10, 11, 12 बजे के बाद आप जितनी भी कॉफ़ी लेंगे वो आपकी नींद के ऊपर असर करेगा। 4 या 5 कप कॉफ़ी से ज़्यादा हानिकारक है। 1 या 2 कप कॉफ़ी लें। कोशिश करें घर का बना हुआ काढ़ा या फिर ग्रीन टी का उपयोग करें। अगर हम चाय या कॉफ़ी ज़्यादा भी ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर का उपयोग ना करें। आजकल के समय में जंक फूड का उपयोग ज़्यादा ना करें। रात भर नेटफ्लिक्स या किसी भी देख करके 6-6, 8-8 घंटे हम बैठ के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठंडक जब खत्म होती है रियलाइज़ करते हैं 2 या 3-4 किलो वजन बढ़ गया है। तो जंक फूड का उपयोग ना करें, उन चीज़ों का उपयोग ना करें जिनको आपके लिए हानिकारक होते हैं। ऑक्सीडेटिव जो डाइट्स होती हैं, जो जंक फूड होते हैं, मैदा का उपयोग ना करें, तली हुई चीज़ों का उपयोग ना करें, घर की बनी हुई चीज़ों का करें। इस समय मौसम का आनंद लें और बहुत सारी अल्कोहल है, टोबैको है, इनका एक्सेसिव उपयोग ना करें। टोबैको बिल्कुल भी ना करें और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का उपयोग ना करें। ठीक है, अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर हम बात करें पोल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ एनसीआर में है ग्रेप फ्री लागू है। सबसे पहले तो जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके वजह से जो है पोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो वही उसको देखते हुए शासन द्वारा यहाँ पर जो ग्रेप फ्री लागू किया गया था, जिसमें बताया जा रहा BS3 और BS6 BS4 की गाड़ियां जो है वो नहीं चलेगी, उनको रोक दिया गया पूरी तरह से। और जो पूरी हो चुकी है पेट्रोल वाहन है उन पे रोक लगा दिया है। 10 साल जो पूरा हो चुका है डीजल वाहन है उस पर रोक लगा दी जा चुका है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कि न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़। नमस्कार।